Students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the home care instruction for parental nutrition therapy की parental nutrition therapy का ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, parental nutrition therapy में हमने पढ़ा है कि parental nutrition therapy क्या होती है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, क्या इसके फ्लूइड्स होते हैं, कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं उन फ्लूइड के, कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा फ्लूइड देना है। ठीक है, कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी देने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, रूट किस तरीके का रूट है, कौन सा सेंट्रल लाइन से दे रहे हो, पेरीपेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर से दे रहे हो, वो सारा कुछ हमने अब तक स्टडी कर लिया कि पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसे देना है, कैसे हटाना है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी देने के दौरान। वो सारा कुछ हमने अब तक स्टडी कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि होम केयर। मान लीजिए आपका पेशेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन आप उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ ही आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हो, आप पेशेंट को घर भेजना चाहते हो डिस्चार्ज करके। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जब आप पेशेंट को घर भेज रहे हो तो उस समय सेंट्रल लाइन के थ्रू पेरेंटल न्यूट्रिशन चलना है। ठीक है, घर पे भी सेंट्रल लाइन के थ्रू पेरेंटल न्यूट्रिशन चलना है। तो उस कंडीशन के अंदर या उस समय उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पेशेंट और पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमें क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा अबाउट द पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी की। पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को कैसे मैनेज करना है, कैसे इनकी इसके थ्रू हम मेडिकेशन जो भी फ्लूइड्स हैं उनको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमें होम केयर इंस्ट्रक्शन या पेशेंट को जब पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें क्या करना होगा, पेशेंट को ये सारी चीज़ें एजुकेट करके हमें बतानी होगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स वगैरह नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू कि होम केयर के अंदर जा रहा है या फिर पेशेंट है ना घर पे जा रहा है, तो उस समय कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो कैसे मॉनिटर करना है, पेशेंट को क्या क्या बताना है, कौन कौन से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं। बहुत बार ये अप्लाइड क्वेश्चन के रूप में बहुत बार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए आज की क्लास में हम होम केयर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान हमें पेशेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। आज की हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। होम केयर इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्टर करना है, साथ के साथ कैसे एडमिनिस्टर करना है और कैसे मेंटेन रखना है फ्लूइड को। ठीक है, कैसे एडमिनिस्टर करना है और कैसे तो एडमिनिस्टर करना है और कैसे पेशेंट को बताना है कि आपको किस तरीके से या किस तरीके से आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी की पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसको हमें कैसे मेंटेन करना है और कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो सारा कुछ हमें क्या करना होगा, बताना होगा मरीज को। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है जी, तो पहला तो है कि मेंटेनेंस और पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान जो भी मेंटेनेंस होगी उसके बारे में हमें बताना है पेशेंट को। ठीक है, और हमें क्या बताना होगा पेशेंट को कि किस तरीके से आप इस पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी को मैनेज करके रख सकते हो, वो सारा हम पेशेंट को बताएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्लूइड की, पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्लूइड को हमें कैसे मेंटेन करके रखना है वो सारा हम बताएंगे मरीज को। उसके बाद हमें उसको एजुकेट करना है कि स्टेराइल ड्रेसिंग का मतलब ये है, यहाँ पे देखिएगा कि इस साइट के ऊपर, इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जहाँ पर मैंने डार्क किया है उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या होगी, रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करनी होगी, ड्रेसिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमें एजुकेट करके बताना है कि स्टेराइल ड्रेसिंग का यूज कैसे करना है, स्टेराइल ड्रेसिंग और असेप्टिक टेक्निक्स के बारे में बताना है। ठीक है, टू मेंटेन स्टेरिलाइजेशन एंड प्रिवेंट, किस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे मैनेज करके रखेंगे, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हम बताएंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, पेशेंट का जो वेट है, वेट मॉनिटरिंग करनी है रेगुलर इंटरवल पे और एक रेगुलर डेली बेसिस पे। हमें क्या करना है, वेट मॉनिटर करना है। वेट मॉनिटर करना जरूरी क्यों है, वेट मॉनिटर करना रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या करना है, वेट मॉनिटर करना है। पेशेंट का वेट मॉनिटर करना जरूरी क्यों है, वेट मॉनिटर करना जरूरी इसलिए है साहब क्योंकि वेट मॉनिटर करोगे तभी आपको फ्लूइड ओवरलोड का पता चलेगा। किसका चलेगा, फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड का तभी हमें पता लगेगा कि पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड के साथ साथ हमें हो सकता है कि पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर एट द सेम टाइम आप क्या करोगे,
पेशेंट का वेट मॉनिटर करोगे, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि फ्लूइड जितना फ्लूइड दिया है वो अंदर रिटेन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए पेशेंट है, उसका वेट बहुत ज़्यादा, वीकली बहुत ज़्यादा, मतलब 3 LB से ज़्यादा अगर ग्रोथ मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, किडनी या तो किडनी काम नहीं कर रही है, या हार्ट काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन का पता लगाने के लिए हमें क्या होगा, हम एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर पेशेंट का क्या करेंगे, वेट मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, तो वेट मॉनिटरिंग के हम क्या, वेट मॉनिटरिंग में हम क्या देखेंगे, वेट मॉनिटरिंग के अंदर हमें क्या देखना है, देखिएगा। ठीक है, वेट मॉनिटरिंग के अंदर हमें देखना होगा कि पेशेंट है उसको हमें देखना है कि मोर देन एक वीक के अंदर 3 LB से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एक वीक में 3 LB से ज़्यादा पेशेंट का वेट है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब 1 LB में कितना कितना वेट आता है, तो वेट उसको कन्वर्ट करके देखेंगे, तो देखिए 1 LB इज इक्वल टू 450 ग्राम। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, इसका वेट करेंगे, वेट करके हम ये देखेंगे कि पेशेंट का रेगुलर इंटरवल पे कितना वजन बढ़ रहा है। ठीक है, पेशेंट का कितना वजन बढ़ रहा है, तो हमें उस चीज़ का मॉनिटरिंग करनी है। और वेट मॉनिटरिंग के हम क्या देखेंगे, पेशेंट को ये देखेंगे कि पेशेंट का वजन है वो 3 LB से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, 3 LB से ज़्यादा, अगर 3 LB से ज़्यादा पेशेंट का वजन बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए एक सीरियस कंडीशन है, उसको हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा, उसके टेस्ट वगैरह करवा करके हमें देखना होगा कि पेशेंट की किडनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मॉनिटर करनी है, ताकि हम पेशेंट को रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम क्या कर सके, पेशेंट का चेकअप कर सके, अच्छे से हम उसका ख्याल रख सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर पेशेंट का वेट, मान लीजिए अगर पेशेंट का वेट है वो मोर देन 3 LB पर वीक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे रहे हैं, जो घर वालों ने, अब जो हमने पेशेंट के या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हमने एजुकेट किया था एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कि आपको इतना ही फ्लूइड देना है, तो यहाँ तो उनकी कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपके जो पेशेंट है, जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जो हमारा पेशेंट है जिसको हमने डिस्चार्ज किया था, वो पेशेंट क्या है, उसको बहुत ज़्यादा वो फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड दे रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई भी रीनल प्रॉब्लम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो रीनल प्रॉब्लम भी होने को मिल सकती है, कि मान लीजिए पेशेंट में कोई रीनल या किडनी डिसऑर्डर, उस कंडीशन के अंदर किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, यूरिन जो ब्लड है उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उसको कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को मॉनिटर करके रखेंगे कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब हमारा पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पर है, तो हमने बहुत सारी जो भी हमारी पिछली क्लासेज हुई उनमें हमने यही देखा है कि हम पेशेंट का एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। ब्लड शुगर लेवल एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ताकि हम पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया से हम क्या कर सके, पेशेंट को बचा सके। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया से प्रिवेंट हम कर सके, ताकि हम हमारे पेशेंट को जो भी अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के हैं, ठीक है, साथ के साथ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, उन सब से हम क्या कर सकें, पेशेंट को बचा सकें। ठीक है, हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब तो होगा अगर ब्लड शुगर लेवल है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर 70 से नीचे गया है, 70 mg/dl से नीचे है, अगर 70 mg/dl से नीचे है तो इसका मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया में है। और हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर है आरबीएस अगर 150 से लेके 200 mg/dl से ज़्यादा जा रहा है, 200 mg/dl से अगर ज़्यादा जा रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहलाती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट जो भी हमारा पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर है, उसका हम एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर है उसका चेक करते रहेंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी से जो भी इन्फेक्शंस है, थ्रोम्बोसिस है, एयर एम्बोलिज्म है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स है, उन सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें पेशेंट को बताना होगा।
ठीक है, ताकि पेशेंट अगर मान लीजिए किसी भी सिचुएशन के अंदर घर पे पेशेंट काम कर रहा है या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, उस दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो वो जल्दी से उस कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ, रिपोर्ट कर पाएँ, और उनको हम ये बोलेंगे कि आप जैसे ही किसी भी कॉम्प्लिकेशन को आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, रिपोर्ट करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप इमीडिएटली क्या करोगे, डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, डॉक्टर के साथ क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे। इसमें बताना है कि पेशेंट को बताना है एडवर्स इफेक्ट इन्फेक्शन के, थ्रोम्बोसिस के, एयर एम्बोलिज्म के और कैथेटर डिस्प्लेसमेंट की। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पेशेंट को बतानी है कि ये जो एयर एम्बोलिज्म के सिम्टम्स ये होते हैं, थ्रोम्बोसिस में अगर ऐसे कंडीशन है, या फिर एक कंबाइन हम एक ओवरऑल व्यू देंगे पेशेंट को कि ये सारे सिम्टम्स अगर आपको कहीं भी नज़र आते हैं आपके अंदर, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में आइए, ताकि उस कॉम्प्लिकेशन को कोई अनफोर्सिन सिचुएशन होने से पहले उसको प्रिवेंट किया जा सके। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ इन सारे लेक्चर वीडियोस को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इनको नोट्स बनाइए। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। ठीक है, टेक्निकल टीम ने जैसे ही ये आईपैड वगैरह प्रोवाइड करवाए, उसके बाद आई होप कुछ टीचिंग बेटर हुई है, कुछ लेक्चर वीडियोज़ के अंदर आपको भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ होगा। इसके बारे में भी आप अपना रिव्यूज़ दीजिएगा कि कैसी अब पहले की बजाय अब की क्लासों में क्या आपको चेंजेस मिल रहा है, अच्छी हैं या बुरी हैं, या पहले वाला मेथड था वो सही है। ठीक है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। एजुकेट करना है कि हमने बता दिया भाई ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। किसके बारे में एजुकेट करना है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी है उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस कंडीशन में इमीडिएटली कौन कौन से एक्शन लेने हैं, इमीडिएटली कौन कौन से एक्शन लेने हैं। ठीक है, उन एक्शंस के बारे में हमें क्या करना होगा, पेशेंट को बताना होगा। इमीडिएटली जो भी एक्शंस होंगे, इमीडिएटली एक्शन एट होम। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ और होम पे, घर पे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसके जो इमीडिएट होंगे कि क्या करना है, क्या पोजीशन देनी है, किस तरीके से मैनेज करना है। जब तक आप हॉस्पिटल की एक हेल्थ केयर सेटिंग में नहीं पहुंच जाते, एक हेल्थ केयर एजेंसी में नहीं पहुंच जाते, तब तक कैसे मैनेज करना है वो सारा हमें क्या करना है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हमें अच्छे से बता के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेशेंट को हमें जो साइन एंड सिम्टम्स है थ्रोम्बोसिस के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताइएगा, ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है उनके बारे में हमें पेशेंट को क्या करना होगा, बताना होगा, क्योंकि थ्रोम्बोसिस के डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान पेशेंट को, जो पेशेंट है उसके थ्रू थ्रोम्बोसिस है या फिर जो भी क्या बोलते हैं, जो हमारा कैथेटर है, सेंट्रल वीनस कैथेटर है, उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए बार बार उसको फ्लश किया जाता है। तो फ्लश करते समय कुछ कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, फ्लश करते समय कौन सा सोल्यूशन यूज करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटर फ्लश, कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है ये बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप बताइए। हैंड राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके आईपैड के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होने की। प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो थ्रोम्बोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में हम बताएंगे पेशेंट को। क्या क्या बताएंगे कि पेशेंट को बोलेंगे कि एडिमा ऑफ आर्म, आपके हाथ में तो कोई सूजन नहीं आनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे बताइए। एडिमा एट कैथेटर साइट, कैथेटर की कैथेटर इंसर्शन साइट है। ठीक है, कैथेटर इंसर्शन साइट थी, उस साइट के ऊपर तो कोई आपको एडिमा नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताना है। पेन, नेक में, गर्दन में कोई पेन, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन है, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है कि ये सारे सिम्टम्स अगर आपको डेवलप हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली ये सारे सिम्टम्स किसको डिनोट करें, थ्रोम्बोसिस को डिनोट करें। और ऐसी अगर कंडीशन अराइज होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या डॉक्टर के पास आपको आना है, ताकि कॉम्प्लिकेशन है उनको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से हम क्या कर सकें, बचा सकें। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, जो जुगुलर वेन डिस्टेंशन है वो एक सिम्टम्स है। मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है, अगर ये पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर अगर आप फ्लूइड ओवरलोड कर देते हो, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर, इन केस ऑफ
फ्लूइड ओवरलोड। इन केस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ के साथ हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है कि अगर कैथेटर की इंसर्शन साइट के ऊपर आपको कुछ भी लीकेज आता है, लीकेज ऑफ फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, कैथेटर की इंसर्शन साइट के ऊपर पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, अगर ऐसी सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कुछ भी सीन मिल रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है, कैथेटर इंसर्शन की साइड पे पेन हो रहा है, लीकिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है फ्लूइड के साथ, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कि कैथेटर है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, वो अपनी जगह से हट चुका है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है? इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट करना है। यहाँ पे मेरा आपसे दूसरा सवाल कि कैथेटर के प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, कैसे कंफर्म किया जाता है? हाउ टू कंफर्म, हाउ टू कंफर्म सेंट्रल कैथेटर प्लेसमेंट? इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिए ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं वो इस चीज़ को, मेरी चीज़ जो भी लेक्चर वीडियोज़ उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसका हमें क्या करना है, कैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, साथ के साथ कैसे उस पेरेंटल न्यूट्रिशन जो भी रूट है, जो पेरेंटल रूट है, सेंट्रल वीनस कैथेटर होगा या फिर पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर होगा, उनके थ्रू हम कैसे तो पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, कैसे तो पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, साथ के साथ कैसे पेशेंट उसी रूट से, सेंट्रल लाइन से कैसे पेशेंट को हमें क्या करना है, मेडिकेशन देनी है, वो सारा हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को सिखाना होगा, क्योंकि अब पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये सारी टीचिंग हम पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे जाके कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को होम केयर, कैसे आपको कैथेटर के साथ पेशेंट की केयर करनी है, जो भी सेंट्रल लाइन है उसके साथ कैसे आप पेशेंट की केयर करोगे, कैसे आप पेशेंट को मेडिकेशन दोगे सेंट्रल लाइन के थ्रू, कैसे आप पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दोगे, वो सारा हम पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल से घर भेज रहे हैं उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को मैनेज, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, रिलेटेड टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, रिलेटेड टू पेरेंटल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, या केयर, कैसे ड्रेसिंग चेंज करनी है, कैसे फ्लूइड चेंज करना है सॉरी, तो वो सारी चीज़ों के जो भी क्वेश्चन है उनको हमें क्या करना है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, एक प्रॉपर अच्छा सा एक एक्सप्लेनेशन देना है पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, ताकि उनको सारी बातें क्लियर कर सकें, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप केयर, ठीक है, फॉलो अप केयर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, कि फॉलो अप केयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो फॉलो अप केयर का इंपॉर्टेंस ये है कि फॉलो अप केयर पे अगर मान लीजिए एक रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट हेल्थ केयर एजेंसी में आकर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उस कंडीशन के अंदर, उस केयर के अंदर, क्रिटिकल केयर के अंदर, वो उस पेशेंट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखेंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट के अंदर को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बच रहा है इन द सेंस कि अगर मान लीजिए घर वालों को समझ में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पास अगर वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, डॉक्टर की आंखों से वो चीज़ बच नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट पर्सन है, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो सकता है जो घर वालों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप रेगुलर इंटरवल पे फॉलोअप पे गए, फॉलोअप पे डॉक्टर ने देखा कि ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, तो वो ईजिली मैनेज हो सकता है, जल्दी मैनेज हो सकता है। वो कॉम्प्लिकेशन ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता कि जहाँ से उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सके। तो इसलिए हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हमें एजुकेट करना है कि हमें फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से फॉलोअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये कहता है कि हमें क्या करना है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, वो पेरेंटल न्यूट्रिशन जो भी थेरेपी दे रहे हो, वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करके दे रहे हो, ठीक है, किसका यूज़ करके दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का अगर आप यूज़ करके दे रहे हो, तो हमें क्या करना है, उनको फुल्ली चार्ज रखना है, उनको क्या करना है, फुल्ली चार्ज रखना है, ताकि अगर मान लीजिए इन केस की वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है,
उस समय भी पेशेंट को इलेक्ट्रॉनिक जो इन्फ्यूजन डिवाइस है उनके थ्रू पेशेंट को क्या किया जा सके, फ्लूइड या पेरेंटल न्यूट्रिशन जो भी थेरेपी है उसको एडमिनिस्टर किया जा सके। मान लीजिए आपका पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस के साथ आपने ना पेशेंट को डिस्चार्ज किया, वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस को चार्ज ही नहीं किया। अब चार्ज नहीं किया तो वो चलेगी नहीं तो फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगी और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेज हैं। या फिर मान लीजिए चल रही थी, घर वालों ने टाइम पे चार्ज नहीं किया, लाइट चली गई तो अब क्या, अब किससे चार्ज होगा, तो उस कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना होगा कि अगर आप पेशेंट को इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करके अगर आप पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, उस कंडीशन के अंदर आपको जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको फुल्ली चार्ज्ड रखना है। थैंक यू सो मच। हमारा जो पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।